हेलो दोस्तों, आज हम एक नया बिंदु लेकर के आए हैं और वह बिंदु जो आपके ध्वनि के उत्पादन यानी आवाज के उत्पादन से संबंधित है। यानी पिछली वीडियो में हमने नासा मार्ग जो है और नासिका के संबंध में अध्ययन किया था और इस वीडियो में हमको अध्ययन करना है जो हमारा स्वरयंत्र होता है, जहां से हमारी आवाज बनती है, जहां से हमारे आवाज का उत्पादन होता है। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं कि जो हमारा स्वरयंत्र है यानी वाक्य यंत्र जो होता है, जहां से ध्वनि का उत्पादन होता है, वह कैसा होता है और किस प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे जो स्वर यंत्र होता है वह उसे कंठ भी कहते हैं और अंग्रेजी जो उसका शब्द होता है उसको लैरिक्स कहते हैं, यानी कंठ या लैरिक्स। दोस्तों पिछली वीडियो में जो नासा मार्ग था, नासा मार्ग जहां पे खुलता था वह ग्रसनी का मार्ग था। ठीक है ना। ग्रसनी वास्तव में एक उभय मार्गी होता है, जहां पर भोजन नलिका यानी कि जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा की जो ओपनिंग होती है, जो खुलती है, वो कहां ग्रसनी में खुलती है। यानी मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलती है, नासा मार्ग भी ग्रसनी में खुलता है और साथ में कान की जो नलिका होती है, यूस्टेशियन नलिका, दोनों कानों की जो यूस्टेशियन नलिका होती है वह भी ग्रसनी में आके खुलती है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें थोड़ा सा चित्र यहाँ पे यदि बनाए हम, तो ये मुख से आने वाली यानी जो मुख गुहा है, ये मुख गुहा है और मुख गुहा की नलिका और ये नासा मार्ग की नलिका। ठीक है ना। ये दोनों आकर के कहां खुलती? ग्रसनी में। ग्रसनी जो होता है वास्तव में उभय मार्गी होता है। ठीक है ना। अब ग्रसनी आगे चल करके और दो छिद्रों में ओपन होता है। ग्रसनी के अगले हिस्से में दो छिद्र बनते हैं। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ग्रसनी जो होता है इसके तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है नासोफेरिक्स और ये जो नासोफेरिक्स है ये ओरोफेरिक्स है और ये जो होता है लैरिंगोफेरिक्स है। यानी तीन इसके रूप है ग्रसनी के। कौन कौन? तीन भाग है। पहला है नासोफेरिक्स जहां पर नासा मार्ग आकर खुलता है। ये दूसरा है ओरोफेरिक्स यानी जहां पे मुख गुहा की खुलती है और तीसरा होता है वह भाग जहां से कंठ जुड़ा होता है यानी श्वास नली जुड़ी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिक्स। ठीक है। तो लैरिंगोफेरिक्स का सीधा संबंध किससे होता है? हमारे लैरिक्स या कंठ से होता है। तो हम ये यहां पे देखें कि यदि मान लीजिए ये आपकी ग्रसनी है, तो ग्रसनी जो है, ग्रसनी में अंतिम सिरे पर दो छिद्र होते हैं। एक गलेट होता है जो भोजन नली में जाता है, दूसरा होता है ग्लाटिस। ग्लाटिस कहां जाता है? कंठ नली में जाता है। ठीक है ना। तो ग्लाटिस के ठीक नीचे क्या होता है? कंठ होता है, कंठ या स्वरयंत्र होता है। ठीक है ना। आज इसी को हमको समझना है। तो ये तो स्थिति की हमने बात किया कि ये जो कंठ होता है ये कहां पर एक्चुअली में स्थित होता है। ठीक है ना। ग्लाटिस जो छिद्र है, ये ग्लाटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं या घाटीड़ापन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। तो स्थितियां तो ये हैं। और यदि हम शारीरिक स्थिति की बात करें तो जो हमारा कंठ होता है, यह कंठ एक खोखली संरचना होती है, नलिका होती है, जो कशेरुक दंड जो हमारा होता है ना, कशेरुक दंड का ग्रीवा भाग होता है। उस ग्रीवा कशेरुका की 4 से 6वीं ग्रीवा यानी 4 चौथी ग्रीवा से लेकर चौथी, पांचवी और छठी ग्रीवा के मध्य स्थित होता है। कौन? हमारा जो लैरिक्स होता है यानी कंठ होता है। ठीक है ना। ये तो बात हो गई स्थिति की। अब हम बात करते हैं कि जो कंठ होता है जहां से आवाज का उत्पादन होता है, यह बना कैसे होता है। तो यह मुख्य रूप से अस्थि, उपास्थि और जो मांसपेशियां होती है, इनसे ये मिलकर के बनी हुई खोखली संरचना होती है, जहां से ध्वनि का उत्पादन होता है। तो आइए देखिए वो कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, उपास्थियां होती हैं, जो कि क्या करती है? इस कंठ को बनाती है। तो इसमें से कौन कौन सी है? थायराइड, पहली जो कार्टिलेज इसमें है वो क्या है? थायराइड है। दूसरी क्या है? क्रिकाइड है। तीसरी क्या है? एपिग्लाटिस है। फिर चौथी क्या है? एरिटनाइड है। फिर पांचवी क्या है? कार्निकुलेट है। और फिर क्यूनिफॉर्म है। यानी कि 6 तो है, लेकिन वैसे वास्तव में देखा जाए तो जो ये स्वर यंत्र होता है, इस स्वर यंत्र में कुल मिलाकर के 9 यहां पर उपास्थियां होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और ये 9 में कौन कौन क्या होती है? तो निश्चित रूप से कोई ना कोई डबल होंगी। तो देखिए जो थायराइड है, क्रिकाइड है और एपिग्लाटिस है,
ये एक एक की संख्या में होती है, लेकिन एरिथनाइट, कार्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म ये जो होती है दो दो की संख्या में होती है। ये तो बात हो गई स्वर यंत्र में जो पाई जाने वाली उपास्थियां हैं, कार्टिलेज की बात हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि कौन सी जो उपास्थि है वो किस आकार की होती है। तो आप यदि गले में थोड़ा सा स्पर्श करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक सॉलिड संरचना दिखती है और सामने की तरफ एक जो उभार दिखता है, यहाँ थोड़ा सा ऐसे भी आकार का एक उभार दिखता है। ये वास्तव में उभार क्या है, यह एडम्स एप्पल कहलाता है, जो बाहर निकला हुआ होता है। किसी किसी के ज्यादा निकलता है, किसी किसी कम निकलता है। यहाँ पर आप महसूस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई यानी उपास्थि हड्डी जैसी संरचना यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो होता है स्वर यंत्र, ठीक है ना। तो स्वर यंत्र के जो बाहर उभार के रूप में जो दिखाई देने वाली चीज होती है वो होती है एडम्स एप्पल, और ये एडम्स एप्पल वास्तव में थायराइड जो उपास्थि होती है उसका एक उभार होता है, ठीक है ना। दूसरी जो क्रिकाइड उपास्थि होती है ये किस आकार की होती है, मुद्राकार की होती है, ठीक है। इपिग्लाटिस जो होती है वास्तव में पत्तीनुमा संरचना के रूप में होती है, जो ग्लाटिस को ढकने का काम करती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जो एरिथनाइड होती है यह चम्मच के आकार की होती है और ध्वनि के उत्पादन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है ना। एरिथनाइड जो होती है चम्मच के आकार की होती है और यह क्या करती है, ध्वनि उत्पादन के लिए जो स्वर रज्जु होते हैं, ठीक है ना, इन स्वर रज्जुओं को पास पास लाने का प्रयास माने काम करती है, ठीक है ना। कार्निकुलेट जो उपास्थि होती है सींग के आकार की होती है, और फिर जो अगली होती है जो दो की संख्या होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो इस प्रकार से जो 9 उपास्थियां होती हैं, इन 9 उपास्थियों के द्वारा इस स्वर यंत्र का निर्माण होता है। ये तो बाहर की संरचना हो गई। अब चलिए आइए समझते हैं कि जो ध्वनि का उत्पादन होता है जिस यंत्र के द्वारा, तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, क्या क्या उसमें मेन मेन चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक चित्र बना हुआ है, ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि चित्र से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि इसमें वास्तव में एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो जो सबसे ऊपर की तरफ जो आप संरचना देख रहे हैं, ये संरचना, ये गोलाकार, ये वास्तव में एपिग्लाटिस है, ठीक है। यह एपिग्लाटिस क्या करती है, जो ग्लाटिस होती है, जो ये पूरा क्या है, ग्लाटिस की एरिया है, ये पूरा क्या है, ग्लाटिस है। ये जो छिद्र है ये वास्तव में जो आपका कंठ है, कंठ खोखली संरचना है, तो कंठ का ये छिद्रित भाग होता है जो ग्लाटिस के नाम से जाना जाता है। और ग्लाटिस को ढकने वाली जो संरचना होती है क्या कहलाती है, एपिग्लाटिस कहलाती है, जो पत्तीनुमा होती है। तो ये क्या करती है, जब हमको जरूरत नहीं होती है, यानी जब कोई भी चीज हम निगलते हैं, यानी कि कोई चीज हम जब भी मुख से ग्रहण करते हो, चाहे वो पानी हो चाहे भोजन हो, जब निगलते हैं तो जो एपिग्लाटिस होती है वह क्या करती है, ग्लाटिस छिद्र को पूरा कवर कर लेती, ढक लेती है, जिससे भोजन जो होता है इसके अंदर प्रवेश कंठ में नहीं करता है। तो ये तो बात हो गई ग्लाटिस की। तो ये पूरा क्या है, ये ग्लाटिस का भाग है। अब इसके बाद और क्या देखिए, वोकल फोल्ड, यहां लिखा हुआ है ना, वोकल फोल्ड यानी कि स्वर भंज कहलाता है। तो ये जो भाग है, ये जो आपको स्पष्ट तरीके से तो नहीं, ये बुक में आप देखें तो चित्र थोड़ा सा स्पष्ट बना हुआ है, ये जो पूरा एरिया चौड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, तंतुवत, इसको कहते हैं वोकल फोल्ड यानी कि स्वर भंज, या इसी को हम स्वर तंतु भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे वाला जो भाग होता है ये क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड यानी प्रकोष्ठी भंज कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एपिग्लॉटिक फोल्ड, यानी कि कुल मिलाकर के एरिथनाइड जो उपास्थि है वो ये भाग है, एक इधर से एक इधर से, दो की संख्या में होती है, एक इधर से एक इधर से है। और सबसे यहां इसमें जो इसके ज्वाइंट में देखिए कार्निकुलेट जो कार्टिलेज है वो यहां उपस्थित होती है। और ये जो भाग होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब है श्वास नली, ठीक है ना। ये तो इसकी संरचना की बात हो गई कि कहां पर कौन सी चीज है, ठीक है, आंतरिक संरचना में। अब हम आइए बात करते हैं ध्वनि का उत्पादन वास्तव में किस प्रकार से होता है। तो जब भी ध्वनि का उत्पादन होता है तो पहली बात तो ये होती है कि जो वायु होती है, जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़े में वायु भरी जाती है, और फेफड़े से ये एक प्रेशर, एक दाब उत्पन्न किया जाता है, और वही प्रेशर, वही दाब जो होता है वह स्वर यंत्र से बाहर जब आता है तो ध्वनि का उत्पादन होगा। लेकिन किस प्रकार से होगा, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। होता क्या है, जब कोई चीज हमको बोलना होता है तो उस टाइम पर जो एरिथनाइड कार्टिलेज होती है, ये वाली, हमने आपको बताया था कि एरिथनाइड जो कार्टिलेज होती है यह ध्वनि उत्पादन में बड़ा
योगदान देती है। तो एरेटिनाइड जो उपास्थि होती है, यह क्या करती है, स्वर रज्जु जो होते हैं अर्थात स्वर जो भंज होते हैं उनको पास पास लाने की कोशिश करती है। ठीक है ना। ये कोशिश जो होती है यह क्या करती है, ट्रैकिया जो होता है उसके जगह को क्या कर देती, कम कर देती है। अर्थात ये जो रज्जु है इधर वाले ये क्या है, वोकल फोल्ड है यानी कि स्वरभंज है। तो जब एरेटिनाइड मसल से क्या करती है, संकुचित, जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो एरेटिनाइड जो उपास्थि होती है यह स्वर रज्जुओं को पास पास लाती है, जिससे ये जो जगह है, ये जो दरार है, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दरार कम हो जाने की वजह से वायु का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्वर रज्जु होते हैं ये कंपन करने लगते हैं यानी कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि का उत्पादन होता है। और वैसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि ध्वनि का उत्पादन कहीं से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वस्तु वहां पे कंपन कर रही है, इसलिए ध्वनि का उत्पादन होता है। तो ध्वनि के उत्पादन के लिए जरूरी है कंपन का होना। ये कंपन कहाँ होता है, वोकल फोल्ड यानी स्वरभंज जो होते हैं, स्वर रज्जु जो होते हैं, वहां पर जब कंपन होता है तभी ध्वनि का उत्पादन होता है। तो हो क्या रहा है, एरेटिनाइड जो कार्टिलेज होती है, यह कार्टिलेज क्या करती है, स्वर रज्जु जो होते हैं उनको पास पास लाती है। ठीक है ना। कैसे, जो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं, वो मसल्स या मांसपेशी जब संकुचित होती हैं तो एरेटिनाइड कार्टिलेज जो होती है वो क्या करती है, वोकल फोल्ड यानी कि स्वरभंजों को पास पास लाती है, जिससे जो ये दरार होती है ये छोटी यानी सकरी हो जाती है और वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है स्वर रज्जुओं में, जिसकी वजह से ध्वनि का उत्पादन होता है। ठीक है ना। ये तो बातें हो गई। अब इसके अलावा इसमें हम यदि बात करें थोड़ा सा कि कब ध्वनि तेज होती है, कब धीमी होती है, कब पतली होती है, कब मोटी होती है। तो होता क्या है कि जब स्वर रज्जुओं में अर्थात जो वोकल फोल्ड्स होते हैं उनमें जब तनाव ज्यादा होता है यानी एक्सटेंशन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, पतली निकलती है। ठीक है ना। और जब ये स्वर रज्जु मोटे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ध्वनि होती है वह मोटी हो जाती है। ठीक है ना। तो पतली और मोटी होने का क्या मतलब हुआ कि जो वोकल फोल्ड होते हैं, स्वरभंज होते हैं, उनके मोटे और पतले से होता है। पतले होने पर आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और मोटे होने पर आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, जो ऊंचा स्वर जब बोलना होता है तेज आवाज निकालने के लिए, तो ये क्या होता है, जो यहाँ पर दरार होती है यानी जो एरेटिनाइड मसल्स होती है यह स्वरभंजों को और पास पास लाती है, जिससे ये दरार और सकरी हो जाती है, और ज्यादा सकरी हो जाने की वजह से आवाज क्या हो जाती है, वायु दाब ज्यादा तेज होगा यानी प्रेशर बढ़ जाएगा वायु का ज्यादा यहाँ पे, और वायु का प्रेशर जब ज्यादा बढ़ेगा तो कंपन भी यहाँ ज्यादा तेज हो जाता है, तो आवाज क्या हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे स्वर यंत्र यानी कंठ या लैरिक्स के द्वारा ध्वनि का उत्पादन होता है। और जब ये ध्वनि कहां से आती है, ग्रसनी से होते हुए मुख गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो वहां पर तालु है, जीभिया है, दांत है, होस्ट है। ठीक है ना। ऊपर तालु, नीचे तालु, जितनी भी चीजें, जितने भी अंग हैं, ये सभी मिलकर के शब्द या वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया ध्वनि का उत्पादन हमारे स्वर यंत्र के द्वारा किस प्रकार से होता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दो बार यदि इसको देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमारे जो स्वर यंत्र है यानी कंठ है उसमें से आवाज निकलती है। तो जो रोचक ये जानकारी है आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात इसको आगे शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद सभी का।